नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आप सभी सम्मानित पेंशन भोगियों, सरकारी कर्मचारियों और हमारे प्रिय दर्शकों का मैं आपके अपने भरोसेमंद सूचना के स्रोत कैश एडवाइस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक साधारण वीडियो नहीं बल्कि एक महा एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह एक ऐसा गहन विश्लेषण है जिसमें हम पेंशन से जुड़े उन हर एक पहलू को परत दर परत खंगालेंगे जो आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको न केवल नवीनतम समाचारों से अवगत कराएंगे बल्कि उन समाचारों के पीछे की संपूर्ण कहानी, उनके ऐतिहासिक संदर्भ, कानूनी दांवपेच और आपके भविष्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का एक विस्तृत और समग्र विश्लेषण भी प्रदान करेंगे। हम जानते हैं कि पेंशन केवल एक मासिक आय नहीं है, यह आपकी दशकों की कड़ी मेहनत, लगन और राष्ट्र सेवा का सम्मान है। यह वह आर्थिक संबल है जो सेवानिवृत्ति के बाद आपके जीवन को सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीने का अधिकार देता है। इसी भावना को समझते हुए हमने यह विशेष वीडियो तैयार किया है ताकि पेंशन से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे अछूती न रहे, कोई भी भ्रम आपके मन में शेष न रहे। आज हम 3 बड़े और महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जिन पर पूरे देश में लाखों लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। ये 3 विषय हैं: कर्मचारी पेंशन योजना 1985 EPS 95। हम उस बहुचर्चित और वायरल खबर की तह तक जाएंगे जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर और साथ में महंगाई भत्ता DA किए जाने का दावा किया जा रहा है। क्या यह महज एक अफवाह है या इसमें कोई सच्चाई है? हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, संसदीय समितियों की सिफारिशों और पेंशन भोगी संगठनों के दशकों लंबे संघर्ष की पूरी गाथा आपके सामने रखेंगे। पुरानी पेंशन योजना OPS सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक उम्मीद की किरण है। हम विस्तार से जानेंगे कि OPS क्या है और यह नई पेंशन प्रणाली NPS से कैसे भिन्न है। हम उन राज्यों का विश्लेषण करेंगे जहां OPS को फिर से लागू किया गया है और जानेंगे कि केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है। क्या देश भर में ऐतिहासिक फैसला होने की संभावना है? उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। हम उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। RS 3000 की त्रैमासिक किस्त कब और कैसे मिलती है? 15 जून की तारीख का क्या महत्व है? आवेदन की प्रक्रिया क्या है? कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और पात्रता की शर्तें क्या हैं? हम आपको एक संपूर्ण मार्गदर्शिका प्रदान करेंगे। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो जानकारी का एक ऐसा खजाना है जो आपको सशक्त बनाएगा और आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे परिवार कैश एडवाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में घंटी के निशान बेल आइकॉन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि भविष्य में आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और इसे अन्य पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के साथ साझा करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी और देरी के ज्ञान और जागरूकता के इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं उस खबर की ओर जिसने देश के 75 लाख से अधिक EPS 95 पेंशन धारकों के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी है। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 और सितार 600 पेंशन का संपूर्ण सत्य EPS 91 योजना का परिचय और इसका ऐतिहासिक संदर्भ कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम संक्षिप्त में EPS 91 के नाम से जानते हैं, भारत में संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत की गई थी। इसका मूल उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करना था ताकि वे अपना जीवन यापन सम्मान के साथ कर सकें। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा प्रशासित की जाती है। जब कोई कर्मचारी किसी ऐसी कंपनी या संस्थान में काम करता है जहां EPF योजना लागू होती है
तो कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते बेसिक शुद्ध डीए का 12% हिस्सा उसके ईपीएफ खाते में जमा होता है। उतना ही यानी 12% हिस्सा नियोक्ता एम्प्लॉयर द्वारा भी जमा किया जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। नियोक्ता के 12% योगदान का पूरा हिस्सा कर्मचारी के ईपीएफ खाते में नहीं जाता है। इसमें से 8.33 हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जमा होता है, जबकि शेष 3.6 हिस्सा ईपीएफ खाते में जाता है। हालांकि ईपीएस में योगदान के लिए एक वेतन सीमा वेज सीलिंग निर्धारित है। वर्तमान में यह सीमा RS 15,000 प्रति माह है। इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन RS 15,000 या उससे अधिक है तो उसके ईपीएस खाते में नियोक्ता का योगदान RS 15,000 का 8.33% यानी RS 1250 प्रति माह ही जमा होगा। इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए दो मुख्य शर्तें हैं। कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक सेवा में रहना होगा जहां ईपीएस में योगदान किया गया हो। कर्मचारी की आयु 58 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि 50 वर्ष की आयु में कम दर पर जल्दी पेंशन लेने का विकल्प भी मौजूद है। न्यूनतम पेंशन का मुद्दा और पेंशन भोगियों का लंबा संघर्ष ईपीएस 95 योजना जब शुरू हुई थी तो यह एक अच्छी सामाजिक सुरक्षा पहल थी। लेकिन समय के साथ इस योजना की सबसे बड़ी कमी उजागर होने लगी। वह थी पेंशन की अत्यंत कम राशि। कई पेंशन भोगी जो दशकों तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए, उन्हें मात्र R700 या RS 1000 से भी कम की मासिक पेंशन मिल रही थी। आज के महंगाई के दौर में इतनी कम राशि में गुजारा करना लगभग असंभव है, खासकर जब VLS बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ जाते हैं। इसी अन्याय के खिलाफ देश भर के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन, धरने, प्रदर्शन और पत्राचार का एक लंबा और अथक संघर्ष छेड़ा। उनका तर्क था कि सरकार को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करनी चाहिए। इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट। 2013 में राज्यसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे ईपीएस 99 योजना की समीक्षा करने और इसमें सुधार के लिए सिफारिशें देने का काम सौंपा गया था। समिति ने देश भर में पेंशन भोगियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को समझा और गहन अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोश्यारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सिफारिश की कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम RS 3,000 प्रति माह किया जाना चाहिए और साथ ही इसमें महंगाई भत्ते DA का प्रावधान भी जोड़ा जाना चाहिए। इस सिफारिश ने पेंशन भोगियों की उम्मीदों को पंख लगा दिए। उन्हें लगा कि सरकार अब उनकी मांगों को गंभीरता से लेगी। हालांकि सरकार ने समिति की इस महत्वपूर्ण सिफारिश को पूरी तरह से लागू नहीं किया। इसके बजाय 1 सितंबर 2014 से सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 8,000 प्रति माह करने की घोषणा की। यह एक मामूली वृद्धि थी और पेंशन भोगियों की मांगों से बहुत दूर थी। इसने पेंशन भोगियों के बीच निराशा को और बढ़ा दिया और उनका आंदोलन जारी रहा। न्यूनतम पेंशन की लड़ाई के समानांतर एक और कानूनी लड़ाई चल रही थी, उच्च पेंशन, हायर पेंशन की लड़ाई। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ईपीएस में योगदान की गणना RS 15,000 की वेतन सीमा पर की जाती है, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे थे जिनका वास्तविक वेतन इस सीमा से बहुत अधिक था। उनका तर्क था कि उनसे उनके वास्तविक पूरे वेतन, एक्चुअल फुल सैलरी पर पेंशन योगदान क्यों नहीं लिया जा सकता ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उनके वेतन के अनुरूप उच्च पेंशन मिल सके। यह मामला विभिन्न उच्च न्यायालयों से होते हुए अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। उच्च पेंशन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने उन कर्मचारियों के अधिकार को बरकरार रखा जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्होंने अपने वास्तविक वेतन पर पेंशन योगदान का विकल्प चुना था। उन्हें उच्च पेंशन का लाभ मिलना चाहिए।
पात्र कर्मचारियों के लिए अवसर। सुप्रीम कोर्ट ने उन कर्मचारियों को भी एक अवसर दिया जो 1 सितंबर 2014 को सेवा में थे लेकिन उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुन पाए थे। उन्हें इस विकल्प को चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया गया, जिसे बाद में ईपीएफओ द्वारा कई बार बढ़ाया गया। 16% अतिरिक्त योगदान को रद्द किया। सरकार ने 2014 के संशोधन में एक शर्त जोड़ी थी कि जो कोई भी RS 15,000 से अधिक वेतन पर योगदान देना चाहता है उसे 1.16% का अतिरिक्त योगदान देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को अमान्य और गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत थी जिनका वेतन अधिक था और जो उच्च पेंशन के पात्र थे। ईपीएफओ ने इस फैसले को लागू करने के लिए एक प्रक्रिया जारी की और पात्र कर्मचारियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे। RS 105 पेंशन प्लस डीए की खबर का सच, क्या यह हकीकत है या अफवाह? अब हम आते हैं उस सबसे ज्वलंत प्रश्न पर जिसकी वजह से यह चर्चा शुरू हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन को RC 500 प्रति माह और साथ में महंगाई भत्ता करने का कोई आदेश दिया है? यहां पर हमें पूरी स्पष्टता और ईमानदारी के साथ यह समझना होगा कि सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियो और कुछ अपुष्ट समाचार पोर्टलों पर चल रही यह खबर भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। सच्चाई यह है, सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2022 का फैसला उच्च पेंशन हायर पेंशन पर था, न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन पर नहीं। यह फैसला उन कर्मचारियों से संबंधित है जो अपने वास्तविक वेतन पर योगदान देकर अधिक पेंशन पाना चाहते हैं। इसका सीधे तौर पर उन लाखों पेंशन भोगियों से कोई संबंध नहीं है जिन्हें वर्तमान में RSR या उससे कुछ अधिक की न्यूनतम पेंशन मिल रही है। किसी भी हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम पेंशन को RS 6150 प्लस DA करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। यह आंकड़ा पेंशन भोगी संगठनों की एक मांग है, न कि न्यायालय द्वारा पारित कोई आदेश। पेंशन भोगी संगठन लगातार सरकार और न्यायालयों के समक्ष यह मांग रख रहे हैं कि कोश्यारी समिति की सिफारिशों जो RS 3000 थी को आज की महंगाई के हिसाब से संशोधित करके कम से कम RS 7500 प्लस DA किया जाए। यह एक जायज मांग है लेकिन यह अभी तक सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है। तो फिर यह खबर फैल क्यों रही है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार लोग उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या कर लेते हैं। कुछ मामलों में अधिक व्यूज और क्लिक पाने के लिए जानबूझकर सनसनीखेज और भ्रामक शीर्षक बनाए जाते हैं। इसलिए कैश एडवाइस चैनल के एक जिम्मेदार मंच के तौर पर हम अपने सभी दर्शकों से यह आग्रह करते हैं कि वे ऐसी अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी जानकारी की पुष्टि हमेशा आधिकारिक स्रोतों जैसे कि ईपीएफओ की वेबसाइट या विश्वसनीय समाचार माध्यमों से ही करें। भविष्य की संभावनाएं और पेंशन भोगियों के लिए आगे का रास्ता। हालांकि RS 705 न्यूनतम पेंशन की खबर अभी सच नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पेंशन भोगियों की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। लड़ाई अभी भी जारी है और कई मोर्चों पर सकारात्मक विकास हो रहा है। संसदीय स्थायी समिति, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, श्रम मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने भी बार बार सरकार से न्यूनतम पेंशन राशि की समीक्षा करने और इसे बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि RS 23,000 की राशि आज के समय में अपर्याप्त है और सरकार को इस पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। लगातार दबाव, देश भर में पेंशन भोगी संगठन अभी भी सक्रिय है और सरकार पर अपनी मांगों को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। चुनाव के समय यह दबाव और भी बढ़ जाता है। न्यायिक सक्रियता, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आदेश नहीं दिया हो, लेकिन उसने बार बार पेंशन को एक संवैधानिक अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हिस्सा माना है। भविष्य में दायर होने वाली याचिकाओं पर न्यायालय सरकार को कोई निर्देश दे सकता है। पेंशन भोगियों के लिए आगे का रास्ता एकता और निरंतर प्रयास में निहित है। उन्हें अपने संगठनों के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहने की जरूरत है। साथ ही
उन्हें उच्च पेंशन के लिए ईपीएफओ द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए यदि वे इसके लिए पात्र हैं। संक्षेप में ईपीएस 95 का मुद्दा जटिल है, लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं। RS7 और 500 की पेंशन अब भी एक सपना है, लेकिन यही एक ऐसा सपना है जिसके लिए लाखों लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ही इस मोर्चे पर कोई भी ठोस और आधिकारिक विकास होगा, किश एडवाइस आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी देगा। पुरानी पेंशन योजना ईपीएस बनाम नई पेंशन प्रणाली एनपीएस, एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण ओपीएस और एनपीएस क्या है, बुनियादी अंतर को समझे सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन प्रणाली एनपीएस को लेकर चल रही बहस आज देश के सबसे चर्चित विषयों में से एक है। लाखों कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। इस मांग को समझने के लिए पहले हमें इन दोनों प्रणालियों के बीच के बुनियादी अंतर को गहराई से समझना होगा। पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, ये योजना 1 अप्रैल 2004 से पहले सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों पर लागू होती थी। ओपीएस को एक परिभाषित लाभ योजना डिफाइंड बेनिफिट स्कीम कहा जाता है। इसका मतलब है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी यह पहले से ही एक फॉर्मूले के तहत परिभाषित तय होता है। पेंशन की गणना ओपीएस के तहत पेंशन की गणना कर्मचारी के अंतिम आहरित मूल वेतन लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती थी। कर्मचारी को उसके अंतिम मूल वेतन का 50% हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में मिलता था, कर्मचारी का योगदान नहीं। इस योजना की सबसे खास बात यह थी कि पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। इसका पूरा वित्तीय भार सरकार वहन करती थी। महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ डीआर, ओपीएस के तहत पेंशन भोगियों को समय समय पर सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत डीआर का लाभ मिलता था, जिससे महंगाई बढ़ने पर उनकी पेंशन भी बढ़ जाती थी। सामान्य भविष्य निधि जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ, ओपीएस के तहत कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती थी, जिसमें वे अपने वेतन का एक हिस्सा जमा कर सकते थे और जिस पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज मिलता था। सेवानिवृत्ति पर यह राशि एक मुश्त मिल जाती थी। गारंटी शुदा पेंशन ओपीएस में पेंशन की गारंटी सरकार देती थी, इसलिए यह बाजार के जोखिमों से पूरी तरह सुरक्षित थी। नई पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से सशस्त्र बलों को छोड़कर सरकारी सेवा में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद कर दिया और उसकी जगह एनपीएस को लागू कर दिया। एनपीएस एक परिभाषित योगदान योजना डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसका मतलब है कि इसमें कर्मचारी का योगदान तो परिभाषित तय है, लेकिन उसे सेवानिवृत्ति पर कितनी पेंशन मिलेगी यह परिभाषित नहीं है। योगदान आधारित एनपीएस में कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते बेसिक प्लस डीए का 10% हिस्सा अपने एनपीएस खाते में जमा करना अनिवार्य है। सरकार नियोक्ता इसमें 4% का योगदान करती है। बाजार आधारित रिटर्न एनपीएस के तहत जमा किया गया पैसा पेंशन फंड मैनेजरों पेंशन फंड मैनेजर्स द्वारा इक्विटी शेयर बाजार कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे विभिन्न निवेश विकल्पों में लगाया जाता है। इसलिए इस पर मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसमें कोई गारंटी शुदा रिटर्न नहीं होता। सेवानिवृत्ति पर निकासी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु पर कर्मचारी अपने कुल जमा पेंशन फंड कॉर्पस का 60% तक एक मुश्त निकाल सकता है, जो पूरी तरह से कर मुक्त टैक्स फ्री होता है। अनिवार्य वार्षिकी एन्युइटी शेष 40% कॉर्पस को अनिवार्य रूप से किसी बीमा कंपनी से एक वार्षिकी एन्युइटी योजना खरीदने में निवेश करना होता है। इसी वार्षिकी से कर्मचारी को जीवन भर मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि वार्षिकी की दर और कॉर्पस के आकार पर निर्भर करती है। कोई जीपीएफ सुविधा नहीं। एनपीएस के तहत जीपीएफ जैसी कोई सुविधा नहीं है, कोई गारंटी नहीं।
चूंकि पेंशन वार्षिकी की दरों और बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है, इसलिए यह ईपीएस की तरह गारंटी शुदा नहीं होती। ईपीएस की बहाली की मांग क्यों हो रही है? कर्मचारियों के तर्क देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारी और उनके संगठन जोर शोर से ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनके तर्कों के पीछे कई ठोस कारण हैं। सामाजिक सुरक्षा और निश्चितता कर्मचारियों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि ईपीएस सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और गारंटी शुदा आय प्रदान करती है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे वे अपने बुढ़ापे की योजना बना सकते हैं। इसके विपरीत एनपीएस बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है, जो उनके भविष्य में एक अनिश्चितता का तत्व जोड़ता है। महंगाई से सुरक्षा ईपीएस में मिलने वाली पेंशन पर समय समय पर महंगाई राहत डीआर बढ़ती है, जिससे पेंशन भोगी बढ़ती कीमतों का सामना कर पाते हैं। एनपीएस से मिलने वाली वार्षिकी पेंशन आमतौर पर स्थिर रहती है। हालांकि कुछ वार्षिकी योजनाओं में वृद्धि का विकल्प होता है, लेकिन वह डीआर के बराबर नहीं होता। कम पेंशन का डर। कई कर्मचारियों को डर है कि एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने पर उन्हें ईपीएस की तुलना में बहुत कम पेंशन मिलेगी। बाजार का प्रदर्शन अगर अच्छा नहीं रहा तो उनका पेंशन कॉर्पस कम हो सकता है, जिसका सीधा असर उनकी मासिक पेंशन पर पड़ेगा। पारिवारिक पेंशन ईपीएस में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार पति पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। एनपीएस में यह लाभ वार्षिकी योजना के नियमों और शर्तों पर निर्भर करता है। समानता का सिद्धांत। कर्मचारियों का तर्क है कि जब देश के विधायक और सांसद जो कुछ वर्षों के लिए ही सेवा में रहते हैं, उन्हें ईपीएस के तहत पेंशन मिल सकती है, तो 30-35 साल तक देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? किन राज्यों ने उठाया कदम और क्या है केंद्र का रुख? कर्मचारियों के लगातार बढ़ते दबाव और इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता देख देश के कई राज्यों ने ईपीएस को फिर से लागू करने की घोषणा की है। यह राज्य हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों की सरकारों ने अपने यहां 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को एनपीएस से निकालकर ईपीएस के दायरे में लाने का फैसला किया है। इस फैसले ने देश के अन्य राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी एक उम्मीद जगाई है और वे भी अपनी राज्य सरकारों पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार का रुख इस मामले पर बिल्कुल अलग है। केंद्र सरकार लगातार ईपीएस को फिर से लागू करने का विरोध कर रही है। सरकार और कई अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि ईपीएस को फिर से लागू करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय रूप से विनाशकारी, फाइनेंशियली डिजास्टरस साबित होगा। केंद्र सरकार के तर्क असहनीय वित्तीय बोझ। सरकार का कहना है कि ईपीएस के तहत पेंशन का कोई अलग से फंड नहीं बनाया जाता था। पेंशन का भुगतान हर साल के बजट राजस्व से किया जाता था। जैसे जैसे पेंशन भोगियों की संख्या बढ़ेगी, सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता जाएगा, जिससे विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो जाएगी। भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ। ईपीएस एक पे एज यू गो मॉडल है, जिसका अर्थ है कि आज के करदाताओं के पैसे से आज के पेंशन भोगियों को भुगतान किया जाता है। यह भविष्य की पीढ़ियों पर एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ डालता है। एनपीएस एक स्थायी मॉडल। सरकार का तर्क है कि एनपीएस एक सुविचारित और वित्तीय रूप से स्थायी सस्टेनेबल मॉडल है। यह योगदान आधारित है, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी और सरकार दोनों अपने कार्यकाल के दौरान ही पेंशन के लिए फंड जमा करते हैं। यह बाजार से जुड़ा है, जो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति एनपीएस की समीक्षा करेगी और इसे कर्मचारियों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के उपायों पर विचार करेगी। समिति इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या एनपीएस के मौजूदा ढांचे में ही कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे कर्मचारियों को एक न्यूनतम गारंटी शुदा पेंशन दी जा सके। भविष्य का दृष्टिकोण। क्या देश भर में ईपीएस की वापसी संभव है? यह $1 मिलियन का सवाल है। ईपीएस बनाम एनपीएस का मुद्दा अब केवल एक कर्मचारी कल्याण का मुद्दा नहीं रह गया है। यह एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बन चुका है।
राजनीतिक दृष्टिकोण से विपक्षी दल इसे एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में भुना रहे हैं। जिन राज्यों में उन्होंने ईपीएस लागू करने का वादा किया वहां उन्हें चुनावी लाभ भी मिला है। यह केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों पर भी दबाव बनाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अधिकांश अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ईपीएस की वापसी को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। उनका मानना है कि यह राज्यों की वित्तीय स्थिति को कमजोर कर देगा और देश को एक बड़े पेंशन और संकट की ओर धकेल सकता है। भविष्य में इसका समाधान किसी बीच के रास्ते से निकलने की संभावना है। हो सकता है कि सरकार एनपीएस में ही सुधार करे और एक गारंटी शुदा पेंशन उत्पाद गारंटीड पेंशन प्रोडक्ट पेश करे, जो कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 40% से 50% तक की गारंटी शुदा पेंशन प्रदान कर सके। ये ईपीएस के लाभ और एनपीएस की वित्तीय स्थिरता के बीच एक संतुलन स्थापित कर सकता है। जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक यह बहस जारी रहेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है और उनके भविष्य की सामाजिक सुरक्षा इस बहस के परिणाम पर बहुत अधिक निर्भर करेगी। कैश एडवाइस इस मुद्दे पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा और हर छोटे बड़े अपडेट से आपको अवगत कराता रहेगा। भाग 4, उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना RS 3000 की किस्त की संपूर्ण जानकारी। 4.1 योजना का उद्देश्य और महत्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना यूपी ओल्ड एज पेंशन स्कीम राज्य के लाखों गरीब और जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों